नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अभी लगने लगा है कि आपके और हमारे तमाम मसलों का हल अगर कहीं छुपा है तो वह है चुनाव आयोग के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उनको साइडलाइन करके आप सबको हिंदू मुसलमान में फंसाकर अपने तमाम राजनीतिक रोटियां सेकते हुए वो एक के बाद एक चुनाव जीतती जा रही है। तीसरी बार वो केंद्र में सत्ता पर है और लगातार एक के बाद एक राज्यों पर वो काबिज हो रही है। विपक्ष का इल्जाम है कि ये दरअसल चुनावी धांधली चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट कम होते हैं वहां पर बोगस वोटर लिस्ट के जरिए वहां पर उनके वोटर्स को बढ़ा दिया जाता है और जहां पर विपक्ष के वोट्स कम ज्यादा होते हैं वहां से उनको घटा दिया जाता है। और ये तमाम मामला लोकसभा से शुरू होकर अभी तक लगातार जारी है। लेकिन ये पहली बार है जब पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर बहस की बात की जा रही है कि इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट के अंदर बहस कराई जाए। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। आपने फिर ये देखा था कि किस तरह से ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच में नोक-झोंक देखने के लिए मिली थी। एक तरह से राहुल गांधी और ओम बिरला आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे। उसके बाद से टीएमसी ने यह मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया और लगातार तमाम पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो इस मामले को जोर शोर से उठा रही हैं। उनकी मांग ये है कि लगातार जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है और उस धांधली के सबूत बड़े पैमाने पर सामने निकल कर आ रहे हैं, इसकी जांच के साथ साथ इस पर बहस की जाए और इस पर सरकार जवाब दे। अब आपने ये सुना होगा कि जब राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया था तो ओम बिरला एक तरह से पार्टी बनकर सामने आए। उन्होंने कहा कि क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है? वोटर लिस्ट सरकार तो नहीं बनाती है, लेकिन वोटर लिस्ट से सरकार जरूर बनती है, ये भी एक तथ्य है। अब टीएमसी ने जब से एपिक नंबर का मामला उठाया है कि कैसे एक ही एपिक नंबर से, यानी कि जो वोटर आईडी का जो नंबर होता है जो कि यूनिक होता है, उससे कई कई वोटर्स जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। इस पर अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ने इसे ठीक करने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा है, यानी कि उसने इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये बड़ी गलती उससे हुई है। इसके बाद चुनाव आयोग बैकफुट पर है। चुनाव आयोग को ये डर लग रहा है कि उसकी धांधली के जो सबूत हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, उसके जो फ्रॉड के सबूत हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अब वो विपक्षी पार्टियों से ये कह रही है कि उनके अगर कोई सवाल है तो वो उनसे आकर बातचीत करें, यानी कि मीटिंग की एक तरह से दावत दी जा रही है। और इस सब के बीच देश में जो घटित हो रहा है वो आपके सामने है। मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहूंगी, प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में जब इस मामले को उठाया तो आप ये देखिए कि चेयर पर कोई भी विराजमान हो, जगदीप धनखड़ हो या फिर ओम बिरला हो या फिर कोई और भी हो, कैसे वो इस पूरे मामले को जब भी पार्लियामेंट में उठाया जाता है असहज हो जाते हैं और इस मामले को उठाने देना ही नहीं चाहते हैं। उसका एक सबूत, एक बानगी आपको आज फिर से देखने के लिए मिली। सुनिए आप कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपापूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहाँ बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है कि जन भावना यहाँ तक पहुंचे। परंतु मैं तो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव बोले नहीं, मैंने अभी तक तो बोले नहीं हो गया आपकी बात नहीं, अभी कहा, अभी तो मैंने एक मिनट दीजिए, 1 मिनट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह 48 लाख वोट बढ़ाए गए, एक एपिक नंबर पे कई वोट डाले गए, वो पूरी तरह आत्मा को दूषित करता है, लोकतंत्र को दूषित करता है। संजय जी, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। देखिए आप प्रमोद तिवारी ने मामला उठा रहे हैं, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है।
चुनाव आयोग डरा हुआ है, चुनाव आयोग को लग रहा है कि लगातार उसकी जो धांधलियां हैं वो तो उजागर हो रही है, जो खेल लगातार जो नेक्सस था पूरा सरकार उसके साथ मिलकर जो लोकसभा से शुरू होगा या उससे भी पहले से हो रहा होगा वो लगातार जारी है। अब ज्ञानेश कुमार बैठे या राजीव कुमार बैठे, करना तो उन्हें वही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के बारे में भी आपको पता ही है कि किस तरह से अमित शाह के कितने लाडले हैं, ये आपको पता है। और वैसे भी सरकार ने जब से नियम चेंज किए हैं कि वही चुनती है कि कौन बनेगा चुनाव आयुक्त, तो जाहिर सी बात है कि इस पर अब कोई संशय ही नहीं रह गया कि कैसे वो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। एक आपको एग्जाम्पल आपके सामने में रखना चाहूंगी। डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने ये ट्वीट किया है, और ऐसे ये पूरा ट्वीट जो है, ये जो लिस्ट है ये पूरी तरीके से वायरल है सोशल मीडिया पर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये ब्यौरा है राम कमल दास जी का। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अनुसार इनके 43 पुत्र हैं। कितने? 43, जिनमें से 13 बेटे हैं जो कि 37 साल के हैं। और इसी तरह से आप ये देखेंगे कि 4-5 बेटे हैं जो 42 साल के हैं, 4-5 बेटे हैं जो 41 साल के हैं, 40 साल के भी 5-6 बेटे हैं, 39 साल के भी कई बेटे हैं। तो आप ये देखिए कि 43 पुत्र हैं इनके, जिनमें से 13 बेटे जो हैं वो 47 साल के हैं, 37 साल के हैं। ऐसे घोटालों में यदि मोदी सरकार की संलिप्तता नहीं है तो संसद में वोटर लिस्ट पर बहस करने से क्यों कन्नी काट रहे हैं? तो ये सीधे तौर पर ये सवाल उठाया गया। अब आप ये सोचिए कि तो एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने आ गया, जहां पर साफ तौर पर कि किस तरह से राम कमल दास जो है उनके 43 पुत्र हैं और जिनमें से 13 की उम्र जो है वो 37 साल है। ये आपने वोटर लिस्ट देख ली। इसी तरह के तमाम जो सबूत हैं वो चाहे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किए हों या इसी तरीके से तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो पेश कर रही हैं। टीएमसी ने तो इस तरह से इसको उजागर किया, लगातार वो इसको लेकर काम कर रही थी। ममता बनर्जी की इसमें तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने इस तरह से इस मामले को उठाया कि अब आप ये देखिए कि चुनाव आयोग को झुकना पड़ रहा है, घुटनों पे आने पड़ रहा है और उसे जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन वाकई में क्या चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी अब एक तरह से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या वाकई में वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगा? ये तमाम चुनावी सुधार क्या किए जाएंगे? क्या आइंदा आने वाले वक्त में बोगस वोट्स नहीं पड़ेंगे? क्या आइंदा इस तरह से वोटर की डिलीशन का काम नहीं होगा? क्या जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं है वहां पर उनको बढ़ाना और जहां विपक्ष के हैं वहां उनको घटाने का काम आगे नहीं होगा? क्योंकि अभी इस साल बिहार में चुनाव है, फिर उसके बाद बंगाल में और 5 राज्यों में, उसके साथ आसाम और दूसरे 3 और राज्यों में वहां पर चुनाव है। फिर उसके बाद आप ये देखिए 2027 में भी कई महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक चुनाव है। तो चुनाव तो लगातार हर साल होने हैं और उसके बाद फिर 2029 का चुनाव है लोकसभा का। लगभग 20 चुनाव हैं जो ज्ञानेश कुमार को कराने हैं। अब ऐसे में अगर इन तमाम चीजों को सुधार नहीं किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर लगातार इसी तरीके से विजय पर सवार होकर एक के बाद एक जो राज्य है उस पर काबिज होती रहेगी, अपनी मनमानी करती रहेगी। दूसरी तरफ एक और खबर जो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ, आप देख रहे होंगे कि अमेरिका लगातार आंखें दिखा रहा है और टैरिफ की अब उसने बात जो की है कि कैसे अब 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगाया जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। इसका मामला लगातार विपक्ष उठा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर इसको उठा रहा है और बहस की मांग कर रहा है, लेकिन इसको लेकर भी बहस नहीं की जा रही है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, जहां एक तरफ लगातार बेइज्जत कर रहा है क्योंकि एलन मस्क और ट्रंप को अलग करके नहीं देख सकते हैं, वो दोनों एक साथ हैं। जैसे अडानी और नरेंद्र मोदी को अलग करके नहीं देख सकते, वैसे एलन मस्क और ट्रंप को अलग करके नहीं देख सकते हैं। आप वहां पर देखिए कि किस तरह से अब स्टारलिंक के साथ जियो की और एयरटेल की डील हो गई है। बिना स्पेक्ट्रम की किसी नीलामी के ये डील कर ली गई है, यानी कि स्टारलिंक जो है वो एक तरह से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और अब उसकी मार्केट में एंट्री हो रही है। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके साथ एयरटेल और जियो का करार हो गया है बिना स्पेक्ट्रम की नीलामी के। आप वो दौर याद करिए 2014 से पहले का, जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला जब सामने आया था, जो कि अभी तक कोई किसी तरीके से सिद्ध ही नहीं हो पाया कि कोई ऐसा घोटाला हुआ था, तब स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। अब ये जो डील हुई है इस पर अब सवाल उठने चाहिए कि आखिर ये डील किस तरह से की गई है। आखिर स्पेक्ट्रम की जब नीलामी ही नहीं हुई तो कैसे
ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है उसकी इजाजत दे दी गई है एयरटेल और जियो को, साथ में इलॉन मस्क को। तो एक तरफ अमेरिका आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बेइज्जत कर रहा है भारत को, नरेंद्र मोदी को, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इतने झुक गए हैं नरेंद्र मोदी कि इलॉन मस्क की कंपनी के साथ एयरटेल और जियो की पूरी तरीके से साझेदारी हुई है और डील हुई है। क्योंकि आपको पता ही, तभी तय हो गया था जब अंबानी जो ओथ सेरेमनी थी जिसमें नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन अंबानी अपनी पत्नी के साथ वहां पर गए थे। चलिए आज इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता डॉक्टर सुनीलम जी मौजूद हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर संदीप यादव जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सुनीलम जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको, जो चुनावी धांधली के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं? इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाया जा रहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। अगर कोई एक मुद्दा सबसे गर्म है तो वो है वोटर लिस्ट में धांधली का, क्योंकि यही वो एक चीज है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी और ढिठाई से जनता के तमाम गैर जरूरी मुद्दों को गैर जरूरी बना रही है, क्योंकि उसको लग रहा है जीत तो उसे हासिल हो रही है, तो इन सब चीजों पर गौर करने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या आपको लग रहा है चुनाव आयोग झुक गया है, डर गया है, खासतौर पर एपिक नंबर की धांधली जब से सामने आई है और वोटर लिस्ट की जब से बात हुई है, इसीलिए वो 3 महीने का वक्त मांग रहा है, विपक्षी पार्टियों को मीटिंग के लिए बुला रहा है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जी शुक्रिया बुशरा जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई डर गया है या बैकफुट के ऊपर आ गया है या वो कुछ करना चाहता है। ये तो एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो जो है प्रेशर कुकर के अंदर वॉल्व जो है कर खोल देते हैं, थोड़ी सी जो है वो निकल जाती है जो है स्ट्रीम, उतनी सी केवल बात है इसके अंदर। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की बात नहीं है। असल में पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा है तो इसमें क्या उम्मीद की जाती है? इसके अंदर उम्मीद ये की जाती है कि इसको लेकर के डिबेट होगी। ये डिबेट ऑपोजिशन, इंडिया गठबंधन या ऑपोजिशन की पार्टीज लगातार मांग रही हैं, वो इसके ऊपर डिबेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि डिबेट जब होती है तो इंडिया गठबंधन की 28 पार्टीज हैं, सभी की अपनी मतदाता सूची को लेकर के शिकायतें हैं, सभी के अपने अनुभव हैं। कम से कम 10 राज्यों में सरकारें रही हैं तो उनके पास में इनसाइट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और जो लोगों ने, जैसे बिहार के अंदर हराया गया तो उनके पास में, आरजेडी के पास में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर हराया गया, उसके फैक्ट्स हैं, हरियाणा के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के अब हैं, और इसके बीच के अंदर जनरल इलेक्शंस के हैं। तो क्या पार्टीज के पास में जो शिकायतें उन्होंने ऑलरेडी की हुई हैं, कोई नई शिकायत का मसला नहीं है। जब चुनाव चलता है और आपने एक ऐप जारी किया हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन बार बार जाते हैं, चुनाव आयोग से अपनी शिकायत करते हैं, चुनाव आयोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने बात रखते हैं, और फिर जो पोलिंग डे होता है उस दिन सब बातें खुल करके सामने आ जाती हैं, अखबारों में भी छपती हैं, आप लोग भी उसको दिखाते हैं, हम लोग भी उसके ऊपर डिबेट करते हैं। लेकिन फाइनल राउंड में जब चुनाव आयोग ने तय किया हुआ है कि हमें कॉग्निजेंसी कोई नहीं लेना है किसी भी शिकायत का और कोई कार्रवाई ही हमें नहीं करनी है, तो अब ये सब जो फैक्ट्स हैं इनके ऊपर पार्लियामेंट में ज्यादा डिबेट हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि डिबेट से जो है बहुत कुछ निकलने वाला है और कुछ नतीजा आ जाएगा, लेकिन जब पार्लियामेंट का जो पूरा का पूरा जो मंच है उसके अंदर जब डिबेट होती है तो पूरे देश और दुनिया के अंदर वो डिबेट देखी जा सकती है। और आपके जो व्यू पॉइंट है, नहीं तो यहाँ पर तो गोदी मीडिया है, वो कुछ दिखाते ही नहीं है। लेकिन जब आप राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई के अंदर मतदाता सूची के अंदर गड़बड़ियों को लेकर के जब अपने आप में कोई डिबेट होगी तो वो जाएगा, लोगों के पास में मसला जाएगा। और ये आपको मालूम है लोकतंत्र के अंदर तो मुख्य मतला यही है कि अगर आप वहां तक अपना मुद्दा पहुंचा देते हैं और लोगों को लगता है कि अनजस्टिफाइड है, गलत है, अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लोग उसके ऊपर रियाने का काम करते हैं। डेमोक्रेसी में तो यही है। लेकिन क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति इस तरीके की बना दी गई है, एक तरीके का रिसोर्स क्रंच भी पैदा कर दिया गया है, और पूरे तरीके से जो गोदी मीडिया है वो कुछ ऑपोजिशन की बात को बताने का काम नहीं करता है, और जो यूट्यूबर्स हैं
जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से जहां तक पहुंच पाती है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेड रीच है, 142 करोड़ का देश है ये। तो इस कारण से मुझे लगता है कि हम पार्लियामेंट के अंदर डिबेट से हम कुछ तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो डिबेट ही नहीं होने देना चाहते हैं। ये वाली बात तो आपने देखा ही है, आपने खुद ही अभी आपने ये जो जो आपने क्लिप दिखाई कि वो खड़े हुए प्रमोद तिवारी और उनको बोलने नहीं दिया गया। और ऐसा हम जो है लगभग लगातार हम इस बात को देखते हैं, तो मतलब जो आसंदी है, जो चेयर है, जो न्यूट्रल व्यवहार करने का काम करना चाहिए, जो भी होता है आसंदी के ऊपर, वो पार्टी के तौर पर वहां पर कोई पार्टीशन एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, ये माना जाता है जब उसका स्पीकर के तौर पर या डिप्टी स्पीकर के तौर पर उसका चयन होता है। लेकिन जब वो लोग खुल कर के जब पार्टी बाजी कर रहे हैं, पार्टी लाइन पर कर रहे हैं, ऑपोजिशन की आवाज को जब वो कुंद करने का, बंद करने का काम वो कर रहे हैं, तो वो बात आने ही नहीं दी जाती। तो वो सब बातें लिख करके तो चुनाव आयोग के पास में पड़ा है। भाई ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा है ना कि चुनाव आयोग जो है ये कर ले कि भाई आप लोगों को बहुत शिकायतें हैं, आपकी जितनी शिकायतें आज तक हमारे पास में आई हैं, हम इनको एक जी साथ आपके साथ में डिस्कस करेंगे और हम उन सब शिकायतों का निराकरण करने का काम करेंगे, आपको विश्वास में लेने के लिए या देश के विपक्ष को, या फिर ये मान लीजिए कि जो भी शिकायत करता है उसको ये बताने के लिए कि भाई चुनाव आयोग के अंदर आपकी शिकायत सुनी जाती है। तो वैसा तो हो नहीं रहा है ना? तो इसलिए अगर उन्होंने कोई बातचीत करा तो आपको मालूम होगा, मतलब जो है आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब जो लोग चुनाव आयोग को कवर करते हैं उन्हें मालूम है रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशन जाते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं, लिखा पढ़ी चलती रहती है, मतलब प्रेस नोट उसके आते रहते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिससे हम ये मान लें कि कुछ इससे निकलने वाला है, क्योंकि एक तरीके से वो पपेट बन गया है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग अपने उस कैचवे से, मतलब उस जो उसकी खाल जो उसके ऊपर है उससे निकलने को वो किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। ये वाली बात एकदम साफ है। लेकिन ये बात जरूर हुई है कि अब मामला धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, जीरो डाउन होता चला जा रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी भी, चाहे वो इस समय बीजेडी भी हो, चाहे वो टीएमसी भी हो, या समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां जो हैं वो बहुत माइन्यूटली इसको फॉलो कर रही हैं, एक एक करके वो शिकायत कर रही हैं, लिखत पढ़त करने का काम कर रही हैं। और आपको मालूम है कि भाई चुनाव आयोग जब नहीं सुनेगा तो फाइनली क्या होगा? फाइनली तो ये सब मामला जो है याचिका के लेकिन तौर आपको ये पर नहीं लग जाएगा। रहा, आपको ये याचिका नहीं के लग रहा तौर पर, श्रीलंकी जी से जी जुड़ा मेरा सवाल है जी जी, आपको ये नहीं लग रहा जी कि ये सारा दबाव जो है, जो इतने बड़े पैमाने पर जो धांधली हो रही थी, वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाएगी? 48 लाख वोटर्स का बढ़ जाना 5 महीने में, मतलब एक प्रदेश की जितनी आबादी है, हिमाचल प्रदेश की, जो राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया, उसकी आबादी जितने वोटर्स का, जितने वहां वोटर्स है उतना बढ़ जाना 5 महीने के अंदर, तो ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि इससे, ये तो नहीं कह रहे कि एकदम सब साफ शफाफ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दबाव से ये तो चुनाव आयोग को पता है कि अब हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम तमाम जगहों पर अब तक करते रहे। जो एक तरह से बेशर्मी थी, उसमें आपको नहीं लग रहा, ढिठाई थी, उसमें कमी आएगी? मुझे नहीं लगता है कि बिहार के चुनाव के अंदर कुछ कमी आएगी, या जो है बंगाल के चुनाव के अंदर किसी भी स्तर के ऊपर कमी आएगी। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जैसे कहते हैं नंगा नाच जो है और भी ज्यादा कई विद्रूपताओं के सिखलाई पड़ेगा। हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है ना, अभी जो फॉर्म्स आए हैं, मतलब हर बार एक नई चीज आ जाती है। तो मतलब जैसे अब तो फ्लोटिंग वोट हो गया ना, अब तो ये वाली बात एकदम सामने आ गई जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई 37 लैक्स जो है वो बढ़े 5 साल के अंदर, और जो है 5 महीने के अंदर 39 लैक्स बढ़ गए। तो अब ये इसी तरीके की बात दिल्ली के अंदर भी हो गई है। तो ये वाली बात तो अब सामने आ गया है कि ये तो उनके अपने फ्लोटिंग वोट है, वो जहां चुनाव होता है वहां पर ले जाते हैं, उसे अपनी उनके अंदर बढ़ाने का काम करते हैं। और ये वाली बात जो कहता है कि एक भाई वीएलओ होता है, अगर कोई मतलब कोई मृतक होगा, उसका भी, अगर किसी का तबादला होगा तो उसका भी, या जो घर के अंदर वोट नए बढ़ेंगे उसका, उस सब का वो हिसाब किताब रखेगा और उसके अंदर पार्टियों को उसके बारे में ब्रीफ करने का काम किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये सब चीजें तो कागज के तक सीमित हो जाती हैं।
जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी होता नहीं है। और इसके अंदर मैं तो इतना जानता हूं, मतलब क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है, समाजवादी पार्टी जितनी बार जो संशोधन होते हैं जो वोटर लिस्ट के अंदर, उसके अंदर बाकायदा बीएलओस को मतलब पार्टी के वहां पर जो बूथ इंचार्ज हैं उनको कहा जाता है, उनको पहले से पार्टी की तरफ से ताकीद किया जाता है कि भाई इस दिन से इस दिन तक आपको जाना है, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, किस चीज की आपको मॉनिटरिंग करनी है, उसकी पार्टी रिपोर्ट लेने का काम करती है। ये सब सब पार्टियों के अंदर अभी इस तरीके का एक सिस्टम बन गया है कि पार्टियां इसके अंदर बहुत सजग होकर काम करती है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि भाई मैंडेट चुरा लिया जाता है ना। तो अब लेकिन मैं ये मानने को ये तैयार नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे खुलासे हो गए हैं, तो इस कारण से जो है अब कहीं पर दबाव में आ जाएगा चुनाव आयोग, और वो इस तरीके की जो गड़बड़ झाला है, या ये कहा जाए कि मैंडेट को चोरी करने का काम, या जो एक मैनिपुलेशन का काम, चाहे वो ईवीएम का मैनिपुलेशन हो, चाहे वो बैटरी का हो, चाहे वो 17C फॉर्म का हो, है ना। और अभी तो एक इन्होंने तो ठीक है नया कर दिया है कि भाई जो है आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा, है ना। मतलब एक एक नई नई चीज हर बार लेके आते हैं, और हर बार के अंदर ये आ गया है, तमाम सारी बातें ऐसी आ गई हैं कि एक ही आधार कार्ड से कई जोड़ा हुआ है, कई लोगों के वो जो है एक ही आधार कार्ड से कई जगह पर जो है लोगों के वो बने हुए हैं, आईडीज उसके अंदर बने हुए हैं, लोग वोट करने का काम करते हैं। आपको मालूम है कि जितनी बार इलेक्शन हुआ, इसी दिल्ली के इलेक्शन के अंदर तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके घर से 25-50 और इससे ज्यादा भी जो है वो वोटर्स दिखाए गए, जो घर में ताले पड़े रहते हैं। एमपी साहब जब आते हैं तब वो अकेले आते हैं, या उनका कोई एक जो हेल्पर होता है वो केवल रहता है। लेकिन तो ये सब तो मतलब खुला हुआ हो रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपकी बात जो है, पहली बात जो आपने कही और जो दूसरी बात कही कि ऐसा मतलब उन्हें जानने के बाद में, ये सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार थी, स्पेक्ट्रम जो बिके थे उसको लेकर के अपनी ही सरकार के अंदर बाकायदा उन्होंने कार्रवाई की थी, बाकायदा उन लोगों की जो है रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया था, उन्हें जेल तक भेजने का काम हुआ था। ये बात अलग है कि उसमें से कुछ निकला नहीं, है ना। उसके अंदर लगभग सभी लोग जो है वो बरी हो गए, लेकिन डर नहीं है। असल में दिक्कत ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस देश के अंदर खत्म हो गया है, जो एक पूरी तरीके से जेबी कानून बन गया है। जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे तो करेंगे, और उनको ना तो कोई कानून का डर है, ना ही उन्हें लोकतंत्र के अंदर हमारे कुछ जनता नकार देगी। उन्हें डर, क्योंकि वो एक के बाद एक चुनाव को मैनेज कर लेते हैं, तो फिर वो कहते भी हैं कि भाई देखिए अगर हमने कुछ गड़बड़ किया होता तो जनता हमारे खिलाफ होती, जनता तो हमारे साथ में है, हर बार हमको इलेक्ट करने का काम करती है। लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई ये वाली बात तो सब सही है। तो कुल मिलाकर के उनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहें जैसा चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि मुख्य बात ऑपोजिशन के लिए ये है कि वो आंदोलनात्मक तौर पर, ये आपके चैनल पे बहुत बार बात हुई है कि चुनाव आयोग को टारगेट करके ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट में डिबेट हो या ना हो, आपकी सुनवाई हो या ना हो, आप जब तक आंदोलनात्मक कार्यक्रम आप बनाने का काम नहीं करेंगे, और मुझे पक्का है अगर आप लोगों के दिमाग में इस तरीके का भरोसा आप बना पाते हैं कि जो चुनाव होते हैं उसके अंदर गड़बड़ हो रही है और असल में जो है हमारे वोट की चोरी हो रही है, लोग अगर इस बारे में कन्विंस हो जाएंगे तो फिर लोग रास्ता भी उसका निकालने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब जिस तरीके से पूरा का पूरा नैरेटिव बनाने का काम किया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे देखिए ना झारखंड के अंदर तो वहां सरकार बन गई, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ, ईवीएम का घोटाला, वहां पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया क्या। और इसके पहले जैसे तीन थी जो है अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल को लेके कहते थे, पंजाब के अंदर लेकर के कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक नैरेटिव बनाने का काम है, ये काम तो ऑपोजिशन का है, और ऑपोजिशन वो नैरेटिव तभी बना सकता है जब वो लोगों के बीच में इस बात को लेकर के बड़ी जागरूकता पैदा करें। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन सब डिबेट्स को फॉलो करते हैं, जो यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ी है। लेकिन जो आम लोग हैं वो अभी भी जो है ये जितने गड़बड़ घोटाले और वो सब हो रहे हैं
इसको वो बहुत सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। तो हमारा सामने जो बड़ा एक जो टारगेट है, जो बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि लोगों को इस बात के लिए हम जागरूकता करने का काम करें कि जो एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं, हम चुनाव आयोग को कन्विंस नहीं कर पा रहे, होना भी नहीं है उसको, है ना। और जो है जुडिशरी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आपके पास क्या तरीका है? लोकतंत्र में आपके पास में एकमात्र तरीका यह है कि आप जनता को जागरूक करो, और जनता को जागरूक करने में अगर आप कामयाब होते हैं तो जनता जरूर खड़े हो करके फिर वो उसका रास्ता निकालती है, क्योंकि इसी जनता ने इंदिरा जी गांधी को भी हराने का काम किया था। इसी जनता ने पूरी दुनिया के अंदर, अगर आपने बगल में बांग्लादेश रूलर्स को जिस तरीके से हटाया, श्रीलंका में जिस तरीके से किया, तमाम सारे लैटिन अमेरिका के देशों के अंदर जो है जिस तरीके से एक जन उभार हुआ, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ होगा जनता के माध्यम से, और जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम क्यों इंडिया गठबंधन जो है और ऑपोजिशन पार्टीज आंदोलनात्मक रास्ते से बचना चाहती हैं, इसका जवाब मेरे पास में अभी तक कोई नहीं है। आज मैं कई एमपीज के साथ में मेरी मुलाकात हुई ऑपोजिशन के लोगों से, उनसे मैंने जानना चाहा कि भाई मेरे को ये बताओ, मैं समझता हूं। तो उन्होंने कहा जी कि हम हैं तो पार्टी के अंदर, लेकिन हमको भी समझ में नहीं आता है कि हमारी पार्टी जो है ये सब बातों को देखने के बाद भी इसके ऊपर लड़ने को तैयार क्यों नहीं है। बयान देते हैं, ट्वीट देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी नहीं कर रही हो, सबने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, वो सब कुछ है। लेकिन जो एक कंटिन्यूअस एक पब्लिक प्रेशर बनाने का जो काम करना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्ट किया जाता है, और विशेष तौर पर ऐसा ब्लॉक, ये इंडिया ब्लॉक कुछ छोटा ताकतवर नहीं है, कुछ 234, उनके पास 240, यहाँ 234, है ना। तो आप बहुत ही नजदीक थे, लेकिन उस तरीके से उसी प्रेशर को अगर आप बिल्डअप करते, मतलब जनता ने आपको जो मैंडेट दिया था वो लगभग रूल करने का मैंडेट था, है ना। लेकिन आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप उसको अगर आप मूवमेंट के अंदर अगर आप बदल देते, है ना, और आपके पास में एनर्जी थी, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन वो विल जी पावर तो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी जी बात है, ये सवाल लगातार उठ ही रहे हैं कि विल पावर जो है वो उस तरह से नजर नहीं आती, वरना अब तक तो इसको लेकर एक आंदोलन होना चाहिए था। हमने वो सुना था कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसी तरह से ईवीएम के बैन को लेकर और बैलेट पेपर से चुनाव उसको लेकर हम एक यात्रा करेंगे, हम एक आंदोलन इस तरह के करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद बात एक तरह से आई गई हो गई और उसको लेकर कोई फिर बातचीत नहीं हुई। वक्त वक्त पर इस बात को उठाया जाता है, सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, पार्लियामेंट में उठाया जाता है, लेकिन हमारे सामने किसान आंदोलन जैसा आंदोलन है जो हमने देखा किस तरह से किसान जो है वहां पर डटे रहे, 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन सरकार को झुकाया उन्होंने। हमारे पास शाहीन बाग जैसा आंदोलन है जहां पर महिलाओं ने उस आंदोलन को लीड किया और एक तरह से सरकार को झुकना पड़ा, वो भी आप देखिए कितने लंबा वक्त तक चला। तो आंदोलनों के आगे सरकार को झुकना पड़ता है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए, विपक्ष इसको लीड करे और जनता को अपने साथ जोड़े। ये बात तो लगातार तमाम एक्सपर्ट कर ही रहे हैं। डॉक्टर संदीप जी, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या आपको कोई उम्मीद नजर आती है इसमें? क्या आपको लगता है ये सब जो प्रेशर बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग जिस तरह से जवाब दे रहा है, क्योंकि पहले जब राजीव कुमार को चिट्ठियां लिखी गई, आपको याद होगा, एक तरह से विपक्ष को धमकाते हुए, बुली करते हुए वो लेटर का जवाब लिखा जाता था। अब कम से कम बुलाया जा रहा है, अब कम से कम ये कहा जा रहा है कि 3 महीने में हम इसको ठीक करेंगे। हालांकि डॉक्टर श्रीलम कह रहे हैं कि कुछ उम्मीद नहीं है। क्या आपको इसमें कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? जी, बिल्कुल नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई उम्मीद करना अपने आप को धोखे में रखने की तरह है। क्योंकि याद रखिए, राजीव कुमार से भी खराब होने जा रहा है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो दौर है, ये और भी खराब होगा, क्योंकि इसमें जो चयन था सीईसी का, उसके पैरामीटर्स को बदल दिया गया, उसके तरीकों को बदल दिया गया। उसके एलओपी तो खैर उससे बाहर ही चले गए थे। जिस तरह से इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और रिटायरमेंट के बाद इनका जो एसोसिएशन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ, और इनको चुना ही इसीलिए गया है ताकि वो इनकी पार्टी के लिए और इन लोगों के लिए काम कर पाए। देखिए, इस पूरी बहस का एकमात्र जो तरीका है या उसका जो लबो-लुआब है, जो उसका वे आउट है, जो सोल्यूशन है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष वाली हैं वो देरी कर रही हैं। उनको फाइनली ना ही जुडिशरी से रिलीफ मिल रही है, ना ही पार्लियामेंट से रिलीफ मिल रही है, ना ही
इस देश के शासन से। उनको अच्छा, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बात उल्टी है, जनता समझती है, नेता शायद नहीं समझ रहे हैं। जनता जानती है कि इस देश में अब चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। तो विपक्ष अगर ईमानदारी से उतरे सड़क पर तो तुरंत लोग उतर जाएंगे। काम तो ये विपक्ष के दलों का है, इंडिया गठबंधन का है, और जब तक नहीं उतरेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। आपको सामने से आके संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये वो दौर नहीं है 2013 और 14 का कि जब कांग्रेस ने अपने ही शासन के खिलाफ 25 बिलियन यूएस डॉलर का घोटाला था। उसको कहा गया कि 2G स्पेक्ट्रम्स के जो दाम थे उनको कम करके आंका गया था, यही आरोप था। अंत में उन आरोपों से भी राजा बरी हो गए और कनिमोई बरी हो गई। राजा, आप जानती हैं कि तमिलनाडु के एक नीलगिरी के सांसद हैं और SC कैटेगरी से आते हैं, बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं वो, ये राजा, और पेशे से वकील थे। कनिमोई भी तमिलनाडु के उस परिवार से आती हैं, DMK की करुणानिधि की बेटी हैं, वो भी जेल में रहे। तो ये कांग्रेस के जमाने में संभव था कि उनकी ही पार्टी, एक तरह से बिना DMK के कांग्रेस की कोई परिकल्पना नहीं है तमिलनाडु में। उनके ही पार्टी के दो बड़े नेता, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जेल में रहे, सालों जेल में रहे, और अंत में पता चला कि वो घोटाला ही नहीं था, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों हुई? कायदे से विनोद राय को जेल में होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एज ए जो कैग के वो ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने ये बताया कि नहीं, इस तरह से ये इतना बड़ा घोटाला हुआ, 25 बिलियन यूएस डॉलर। अब आप सोचिए, मैंने भारत की जनता कह भी नहीं पाती थी कि कितने रुपए का घोटाला हुआ है। ये घोटाला, ये परसेप्शन बनाया गया, और कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अलाउ किया, जिसका कोई मीडिया से गठबंधन नहीं था। वो आज पता चल रहा है, आज के दौर में जब आम छील के खाते हैं या काट के खाते हैं वाला दौर चल रहा है, जब लोकतंत्र का राजकमल दास करण हो चुका है, एक तरह से कहा जाए। राजकमल दास की वो आज खबर छपी है कई न्यूज चैनल अखबारों में कि उनके 13 बच्चे तो एक ही दिन पैदा हुए हैं। और वो सबसे बड़ी बात है कि राजकमल दास जो है, रामकमल दास या राजकमल दास, वो अविवाहित हैं, और उनके जी वो बनारस के हैं और अविवाहित हैं, और 43 बच्चे हैं उनके। अब ये 43 बच्चे और वोट्स कहाँ से आए? माने ये कोई मजाक है कि 5 महीने में आप इतनी संख्या में महाराष्ट्र के चुनाव में वोटर्स जोड़ देते हैं? कहाँ से जोड़ा है आपने? कब बताएंगे? किसको बताएंगे? कहाँ बताएंगे? आखिर हम भी उतने ही बड़े स्टेक होल्डर हैं जितना कोई भी पॉलिटिशियन और देश का बड़ा नेता और मंत्री। अभी हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी श्री सुनीलम सर, वो कह रहे थे कि लैटिन एक फिल्म है, मैं जिक्र करना चाहूंगा बुसरा जी, 12 Years Night, उसको देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। और वो पैराग्वे या उरुग्वे में जो एक्चुअली फासिस्ट रिजीम थी वहां की, उसके खिलाफ जिन लोगों ने संघर्ष किया, उसमें 3 बड़े नेता थे। उनको 12 साल तक बिना वो जो अंडा वाली सेल होती है ना, उसमें बंद करके रखा। फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। तीनों बाद में, एक बड़ा लेखक था, वो कल्चरल मिनिस्टर बना, बाद में एक प्रेसिडेंट बना, बाद में तीसरा भी एक बड़ा मंत्री बना। एक्चुअली वो रिप्रेशन की एक कहानी है। मेरा कहने का मतलब है कि मंत्री नेता नहीं बनने का मामला है, मामला है विरोध का। वो सामान्य नागरिक थे और विरोध करना पड़ेगा उसको। आप जब तक टालेंगे तब तक कोई वे आउट नहीं आएगा। और रही बात जो पार्लियामेंट में आज जो वीडियो आपने दिखाया, जो शुरू में चर्चा की कि किस तरह से प्रमोद तिवारी को नहीं बोलने दिया गया, ये वही शख्स हैं जो प्रभात खबर के एडिटर हुआ करते थे, हरिवंश नारायण। कांग्रेस जब सत्ता में थी 12-13 तक, वो अपने संपादकीय में बहुत बड़े बड़े, मैं उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ाया करता था और उनके कभी कभी संपादकीय भी हिंदी में पढ़ लेता था। प्रभात खबर के एडिटर थे वो, बहुत ही आदर्शवादी बातें करते थे। अभी कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अरे भाई, व्हाई विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज $1 million क्वेश्चन. If something is wrong with the Chief Election Commission and the election process, who will reply? पार्लियामेंट का रोल क्या है? क्या मतलब है? आप सभापति क्यों हो? आपकी नैतिकता, आपके मूल्य, क्या वो कुछ पदों के लिए, एक राज्यसभा सीट के लिए चली गई? मैंने ऐसे लोग हैं, बातें तो बड़ी बड़ी, गांधी के आदर्श, फलाने ढिमकाने, और जब पद मिलता है, कुर्सी मिलती है, फिर वहीं उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत एक दूसरे दौर से गुजर रहा है बुसरा जी, और इसमें जो जरूरत है वो ये है कि सामने से आंख में आंख डाल के और अहिंसक ढंग से, जो गांधी ने किया। गांधी एक दीवान के बेटे थे, किसी चाय वाले के बेटे नहीं थे, और उन्होंने लग्जरी को छोड़ा। वो चाहते तो बड़ी अच्छी खासा जीवन जी सकते थे। पहला जो उन्होंने मुकदमा लड़ा
वो हाजिम का लड़ा, और वो धनी व्यापारी थे साउथ अफ्रीका में, अच्छा खासा पैसा मिला था उनको। लेकिन जब उनको पीटर मारिट्सबर्ग में ढकेला गया ट्रेन से, एक बार और ढकेला गया, जब उनकी सीट कंफर्म थी, सीट थी, बुक थी, उनको बैठने नहीं दिया गया, तब उनको एहसास हुआ कि ये एक बड़ा बड़ा संघर्ष है। फिर उन्होंने लोगों को जोड़ा, उसके बाद वो संघर्ष करना शुरू किया। भारत आए तो चंपारण में राजकुमार शुक्ला ने, जो वो नील का टैक्स था, जो खेती करवाती थी अंग्रेजों की सरकार जबरदस्त थी, यहाँ से कच्चा माल ले जाती थी, तैयार करती थी, बेचती थी, मुनाफा कमाती थी, भारत के किसानों को यूज करती थी, उसके खिलाफ गांधी खड़ा हुए। फिर उसके बाद खेड़ा में खड़ा हुए। तो गांधी एक अच्छे खासे परिवार के थे, दीवान के बेटे थे, छोटे ही दीवान सही, लेकिन दीवान के बेटे थे। लेकिन उन्होंने चुना जनता के साथ संघर्ष, सत्य का रास्ता, न्याय का रास्ता, प्रेम का रास्ता, सद्भाव का रास्ता। हिंदू मुसलमान का रास्ता नहीं चुना उन्होंने कि दंगा फैला के सत्ता में आ जी जाएं, और यहाँ आज इस देश में, कल उस देश में, यहाँ चुनाव है तुम्हारे से चले जाएं, कहीं इधर उधर का चुनाव है तो उस देश में चले जाएं, वोटर्स को प्रभावित करें, और यही सब मीडिया का नैरेटिव बनाए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है उसकी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा। प्रायोरिटीज यही है कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। उसको आवारा होने से बचाने के लिए सड़क पे आइए, लड़िए, या कोई न्याय मांगने से नहीं मिलने वाला है। न्याय के लिए आपको अपने लोगों को तैयार करना होगा, एक संघर्ष करना होगा, संघर्ष का बिगुल बजाना होगा। जितना आप उस बिगुल को बजाने में देरी करेंगे, उतना न्याय भारत की जनता से दूर होता चला जाएगा। 100 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ी मंदी की तरफ भारत बढ़ रहा है, बहुत बड़ी आर्थिक क्राइसिस में है, और वादा तो करके आए थे कि हर साल ये 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हकीकत यह है कि अभी एक खबर छपी थी कि ज्यादातर युवा फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी बिहार में आपने देखा कि 25 करोड़ की तनिष्क के शोरूम में लूट हुई है। सभी युवा हैं, हार्डली 22-23 साल के लड़के हैं, और अभी बिहार के एक स्कूल पे वो बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में। यही सब कुछ पूरे भारत में फैल रहा है, चारों तरफ यही है, निराशा, हताशा और दिशाहीनता। इससे अगर बाहर निकलना है तो भारत के भीतर रह के भारत के लोगों को, समस्याओं को सुनना होगा, उनको उबारने की नीतियां बनानी होगी। यहाँ वहां घूमना नहीं होगा। घूमना भी जरूरी है, लेकिन अगर उसका कोई मतलब रहे, बाद में पता चला कि ट्रंप ने बुलाया नहीं, ये अपने आप गए थे, जाके जगहसाई कराई और वापस लौट आए, उसका क्या हासिल था उसके बारे में भी नहीं बताया गया। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो हमारा प्रधानमंत्री का पद है वो पीआर का पद नहीं है, वो एक गरिमा जी का पद है, और हर भारतीय उसमें अपने सपने देखता है, अपने आप को देखता है। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है। और वो सिर्फ़ एक कुर्सी भर नहीं है, उस पर जो शख़्स बैठा है उसकी बात नहीं है, बल्कि ये बात पूरे देश की गरिमा की है, जिसको तार-तार किया गया जब वो अमेरिका गए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें साथ में बिठाया और किस तरह से उन्हें खरी-खोटी सुनाई, और उसके बाद वो वहाँ मुस्कुरा कर बैठे रहे और वहाँ से ऐसे ही आ गए। उसके बाद फिर अपने वाणिज्य मंत्री को भेजा, वो भी खाली हाथ लौट कर आ गए, और इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। ये बताया एक नहीं और जा रहा है एक कि और इनसे बात, बुसरा एमओयू जो जी, है। बुसरा जी, जी, इस जी, देश का मीडिया जी, औरंगजेब पे तो चर्चा करता है जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि आपका अडानी से क्या संबंध है, अडानी को ये डील पर जब सवाल पूछा गया, जो सोलर एनर्जी एनर्जी के मामले में वो फंसे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है। पहले तो वो वसुधैव कुटुंबकम और इधर उधर की बात करते रहे, और जब उनको नहीं सूझा तो उन्होंने कहा पर्सनल मामला है। एक प्रधानमंत्री का हुँ, पर्सनल मामला पूरा देश है। एक व्यक्ति के मैंने प्रधानमंत्री का पूरा पर्सनल मामला पूरा देश है, पूरे देश के मामले हैं। तो उस मामले पे तो जवाब देते नहीं है, और बेकार की बातें जी। करते हैं। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल सही बात की। और आप ये देखिए कि जब वहाँ मीडिया उनसे सवाल पूछा तो किस तरह से हक्का-बक्का वो नज़र आ रहे थे। और एक सवाल तो ऐसा हुआ जब उन्होंने पूछा तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सवाल आपके लिए, लेकिन इसका जवाब मैं दूँगा, क्योंकि शायद उनकी समझ में वो बात नहीं आ पा रही थी। वाणिज्य मंत्री वहाँ पहुँचते हैं, एमओयूज़ क्या साइन हुए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पर क्या डील हुई है, रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर क्या बात की गई है, क्या भारत भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहा है, इसकी कोई बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर तो हिंदुस्तान में तो लोगों को फंसाया जा रहा है होली और रमजान में, उनको हिंदी नॉन हिंदी में, साउथ और नॉर्थ में, इंडिया और भारत में, इसी तरीके से बस उनको बांटा जा रहा है और बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि बाबा रामदेव जो हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते थे कि वो सनातन जो है, उसको एक तरह से उसके उसके सपोर्टर हैं, या उसको इस तरह की उन्होंने बात कही थी बाबा रामदेव ने। अब जब रेसिप्रोकल टैक्स की बात कही है
तो उसको टैक्स टेररिज्म बोल रहे हैं बाबा रामदेव, क्योंकि अब उनकी दुखती रग पर जो है वो चोट हुई है। तो अब आप उनको टैक्स टेररिज्म करें, पहले इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को आप सपोर्ट कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं और आपकी दवाइयां वहां पर जाएंगी तो किस तरह से टैक्स फिर वहां की गवर्नमेंट लगाएगी, तो अब आपको टैक्स जो है टेररिज्म की याद आ रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जो जनता उठा रही है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जो एलॉन मस्क के साथ जो डील की गई है जियो और एयरटेल की, उससे क्या देश की सुरक्षा के साथ भी किसी तरह का खिलवाड़ कोई किया गया है? क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड एक तरह से ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और जो बीएसएनएल है, वोडाफोन है, ये तमाम कंपनियों का क्या होगा? डॉक्टर संदीप, ये सवाल तो उठने लाजिम है कि आप देश को हिंदू मुसलमान में फंसाकर, आप नॉर्थ और साउथ में, इंडिया भारत में, इन सब में फंसाकर आप बस उनको इसी में उलझा कर रख रहे हैं, और जो उनके जरूरी सवाल हैं उनसे कोई आपका सरोकार नहीं है। कौन वो लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे? कितने कितने का क्या टैरिफ होगा? क्या स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई? कैसे ये दो ही कंपनियां चुनी गई, एयरटेल और जियो, जिनके साथ एलॉन मस्क ने ये डील की? कैसे हुई ये डील? आखिर क्या इजाजत उनको दे दी गई है अपनी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करने की? ये तमाम तो सवाल हैं जो उठ रहे हैं और जो जिनका जवाब देना चाहिए सरकार को। जी, बिल्कुल। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कॉमन सेंस का सवाल है कि भारत की जो टेलीकॉम माने भारत में जो पब्लिक टेलीकॉम कंपनी है वो है बीएसएनएल, उसका क्या स्टेटस है? अगर स्टारलिंक आ रही है और वो कहती है कि भारत के जो रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उसमें हम इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए आ रहे हैं, क्लब करेंगे हम जियो के साथ और एयरटेल के साथ। एयरटेल सुनील मित्तल की कंपनी है, जियो अंबानी की कंपनी है। लेकिन बाहर के देश से जब कोई कंपनी आती है तो भारत की नीतियां क्या है? वो क्या डायरेक्ट आके और उसने तुरंत तो कर नहीं लिया होगा उनके साथ कोलैबोरेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन। तो हमारी जो कंपनी है, भारत की सरकार क्या कर रही है? क्या बीएसएनएल को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? अंडर सर्व्ड एरिया में प्रायोरिटी तो पब्लिक कंपनी उसकी पहली होनी चाहिए, क्योंकि हमको मुनाफा नहीं कमाना है, अपने लोगों को सर्व करना है। मुझे ये अंडर सर्व्ड रिमोट एरियाज के नाम पर भारत के टेलीकॉम मार्केट पर कब्जा करने की एक कवायद, और ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। ये पूछना चाहिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको कि ये कैसे डील हुई है। क्या उससे पहले भारत सरकार के जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था? स्टारलिंक आई तो उसने कोई सूचना दी होगी, कुछ बातें कही होंगी, कुछ उसके टर्म्स और कंडीशंस रहे होंगे। ऐसे तो आके वो एक बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया के, हम सभी जानते हैं कि एलोन मस्क अभी एक ताकतवर आदमी है, ट्रंप के सहयोगी हैं और उनको पूरा वो डिक्टेट कर रहे हैं, चला रहे हैं साथ में। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जाने जरूरी है। और मुझे लगता है जी। कि केवल यही नहीं, हर लेवल पर बहुत तरह की चीजें चल रही हैं जिसमें एक तरह से टेलीकॉम एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। देखिए, जियो एक प्राइवेट कंपनी है, कुछ भी है प्राइवेट कंपनी है, और एयरटेल भी है। अगर भारत में कुछ गड़बड़ियां होती हैं लोगों की प्राइवेसी से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, तो ये कंपनियां कितनी रिलायबल भी हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबल होंगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? क्या ये बीएसएनएल के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी? क्या ये स्टेट ओन्ड कंपनियां हैं? नहीं है। बीएसएनएल की जो दुर्दशा की गई है, कुछ ही राज्यों में अब बीएसएनएल फंक्शनल है। केरल में सक्सेसफुल है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है, और मुझे नहीं लगता है एक आध कुछ राज्यों में हो तो हो, अदरवाइज ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये सब क्यों किया गया? ये एकाधिकार जो है मार्केट पर जियो का रातों रात क्यों हुआ? लोग तभी कहते हैं, आम लोग भी कहते हैं कि जो बीएसएनएल के टावर्स थे उसको जियो ने यूज किया, किन करार के तहत किया, कैसे किया? ये सब सवाल है जिसको किसी ने ठीक से पूछा नहीं है। पूछा भी है तो पूछा है, लेकिन मीडिया ने दबा दिया, ये पब्लिक डिस्कोर्स बाहर है, और हमारी एक पब्लिक ओन्ड कंपनी को खत्म कर दिया गया। तो क्या इससे भारत का भला होगा? वो जो मुनाफा कमाएगी जियो, वो सीएसआर में ही देगी कुछ हिस्सा, लेकिन भारत के लोगों का उससे कितना फायदा होगा? टेलीकॉम इतना बड़ा व्यापार है इस देश में। तो ये सवाल तो बनता है, बहुत ही जायज सवाल है। जी।
बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, जायज़ सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार देगी इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि वो सवालों के जवाब ही तो नहीं देती है। सवालों के जवाब में आपको सिर्फ़ उलझाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर से नेहरू, गांधी किसी को ले आएगी, फिर से कोई हिंदू-मुसलमान का कोई और मुद्दा ले आएगी, फिर किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूँढ लिया जाएगा और उसी में आपको उलझा कर रखा जाएगा ताकि आप ये अपने जो ज़रूरी सवाल हैं, रोटी-रोज़गार के, वो आप उनसे ना पूछ पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और डॉक्टर सेनलम आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए नमस्कार।